नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सतर्क सरकार। प्रदेश में चलाया जाएगा सत्यापन अभियान। बाहरी राज्यों से आए लोगों की होगी गिनती। चारधाम यात्रा में जरूरत के लिहाज से नियमों में हुआ बदलाव। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में मिला हर भक्त को दर्शन का मौका। धामों में भीड़ के दबाव को कम करने की कोशिश। बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे डीजीपी। पुलिस कर्मियों को दिए तीर्थ यात्रियों से अच्छा व्यवहार करने के निर्देश। श्रद्धालुओं से की सहयोग करने की अपील। और देहरादून की मलिन बस्तियों पर लटकी ध्वस्तीकरण की तलवार। 22 मई को होगा हल्ला बोल। कांग्रेस के समर्थन में नगर निगम कूच करेंगे मलिन बस्ती में रह रहे परिवार। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर एक बार फिर से प्रदेश की धामी सरकार एक्टिव नजर आ रही है। यही कारण है कि दूसरे राज्यों से आकर उत्तराखंड में बसने वाले लोगों के लिए सत्यापन अभियान फिर से चलाया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सतर्क सरकार। प्रदेश में चलाया जाएगा सत्यापन अभियान। बाहरी राज्यों से आए लोगों का होगा सत्यापन। उत्तराखंड में एक बार फिर से बाहरी प्रदेश से आए लोगों के लिए सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बड़ी सख्ती के साथ ये अभियान दोबारा से चलाया जाएगा। दरअसल कई रिपोर्ट्स में उत्तराखंड की डेमोग्राफिक चेंज को देखा गया है, जिसे लेकर सरकार ने पहले भी सत्यापन अभियान चलाया था। लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जनसांख्यिकीय ढांचे की पड़ताल के लिए प्रदेश में व्यापक रूप से सत्यापन अभियान शुरू किया जाएगा। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा का कहना है कि जिस तरीके से प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, उससे देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने की भी कोशिश हो रही है। इसीलिए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का रिकॉर्ड भी रखा जाना बेहद जरूरी है। ये कोई हमारी नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है और हम शुरू से कहते आए हैं कि वेरिफिकेशन ड्राइव हम पहले भी चलाई थी, इस बार और सख्ती से उसको चलाएंगे, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। उसके लिए ही हम धर्मांतरण का कानून लेकर आए, उसके लिए ही हमने दंगा रोधी कानून बनाया है, उसके लिए ही हमने यहाँ पर अतिक्रमण हटाने का जो इंक्रोचमेंट अवैध कब्जे थे उसको हटाने का काम किया है। ये काम हमारा आगे भी चलेगा। देखो, बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आकर यहाँ पर हमारे यहाँ रोज़ आप देख रहे हो कि क्या माहौल है। रोज़ तो कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें अपने उत्तराखंड को अपराधों से मुक्त करने के लिए जो बाहर के अपराधी गण आ रहे हैं उनकी पहचान तो करनी आवश्यक है। उत्तराखंड में एक वर्ग विशेष को लेकर सत्यापन अभियान चलाए जाने की चर्चा है, जो कि पूर्व में भी चलाया गया था। बीजेपी सीएम धामी के द्वारा सत्यापन अभियान चलाए जाने का पूरी तरीके से समर्थन कर रही है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी का कहना है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज आया है, उसके लिए सत्यापन अभियान जरूरी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि सत्यापन अभियान किन पहलुओं पर चलाया जाएगा, सरकार को इसे लेकर बताना चाहिए। केवल बाहरी प्रदेश से आए लोगों के सत्यापन की बात है तो ये पूरी तरीके से अभियान पर सवाल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास के सिद्धांत पर काम करती है, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी किसी भी प्रकार से परिवर्तित हो और यहाँ पर बाहरी राज्यों से अराजक तत्व यहाँ पर आकर के ज़मीनों पर अतिक्रमण करे, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करे, ये किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सत्यापन का जो अभियान चलाने की जो उन्होंने बात की है, ये पूर्व में भी चलाया गया और हजारों एकड़ भूमि कब्जा मुक्त सरकार के द्वारा कराई गई और आगे भी अभियान दोबारा चलने वाला है और अराजक तत्वों की प्रदेश के अंदर किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं होगा। ये इसके तहत सरकार अभियान चला रही है। बाहर का क्या होता है और अंदर का क्या होता है? अगर कोई दिल्ली में ये अभियान चला दे कि जो दिल्ली के बाहर के लोग हैं, आपको मालूम है जितने उत्तराखंड में आबादी है उसकी आधी आबादी पहाड़ के लोगों की दिल्ली में रहती है। सारे हिंदुस्तान के महानगरों में पहाड़ के लोग रहते हैं। ये अंदर का बाहर का कुछ नहीं होता। कोई पाकिस्तान से लोग आकर थोड़ी रह रहे हैं। भाई उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं वो पंचूर के हैं। अब उत्तर प्रदेश के सारे लोग कहते हैं कि भाई यमकेश्वर ब्लॉक का, यमकेश्वर विधानसभा का उत्तराखंड का एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसे बाहर करो, कैसा लगेगा?
तो इसलिए सत्यापन किस आधार पे आप कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? आप क्रिमिनल का सत्यापन करिए। आप जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, अराजक तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, चोरी में, चकारी में, लूट में, डकैती में, किसी अपराध में कोई शामिल है, तो उसका सत्यापन करिए। बाहरी प्रदेश से आए लोगों के सत्यापन को लेकर उत्तराखंड में सियासत भी देखने को मिल रही है। बीजेपी जहां इसका पूरे तरीके से समर्थन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पर दबी जुबान में सवाल उठा रही है। ऐसे में देखना होगा कि सत्यापन अभियान में आखिर क्या बातें खुलकर सामने आती हैं और जो कारण निकलकर सामने आते हैं, क्या उसे सार्वजनिक किया जाता है या फिर नहीं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए धामी सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सवाल है कि क्या इन बदलावों के बाद चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं में बदलाव होगा? देखिए रिपोर्ट। चारधाम यात्रा की शुरुआत से ही यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए सूबे की धामी सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे उम्मीद की जा रही है कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की परेशानी अब दूर होगी। बता दें कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से दर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। धामों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए निकल सकते हैं। केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद बीकेटीसी और प्रशासन के द्वारा सभी श्रद्धालुओं को गर्भगृह के दर्शन करने पर सहमति बनी है, क्योंकि अभी तक कई श्रद्धालु मंदिर के बाहर से ही दर्शन कर वापस लौट रहे थे। बीजेपी की माने तो बेहतर व्यवस्था करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये फैसला लेना पड़ा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार प्रदेश के अंदर आने वाले हर श्रद्धालु को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सुगम यात्रा देने के लिए कृत संकल्पित है। और इसी के लिए सरकार के द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, वो आम श्रद्धालु को अच्छी से अच्छी सुविधा हम दे सकें, उनको किसी प्रकार की यात्रा काल में कठिनाई न हो, इसके लिए सरकार द्वारा जो भी प्रबंधन की दृष्टि से किया जा रहा है, निश्चित रूप से सराहनीय और यात्रियों की सुविधा के लिए ये सब किया जा रहा है। बीजेपी जहां मुख्यमंत्री के फैसले की सराहना कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के बजाय और उलझाने का काम कर रही है। इनकी रोक कौन मान रहा है? इनके जवानी जमा खर्च से कुछ हो रहा है क्या? बिना पंजीकरण के लोग जा रहे हैं और जा रहे हैं, और तो जा रहे हैं, उनका कोई रोक नहीं पा रहा है। कल आपने वीडियो जो आए हैं वो देख लिया आपने, कहीं कोई किसी प्रकार की चेकिंग नहीं है, किसी प्रकार का वेरिफिकेशन नहीं है। मुख्यमंत्री यहाँ पर बाहर के लोगों का वेरिफिकेशन करेंगे। अरे भैया, यात्रा में बिना पंजीकरण के लोग जा रहे हैं, कल कोई बड़ी घटना हो गई तो कौन जवाब देगा? 2013 की घटना से हमने सबक नहीं लिया। 15, 16 जून, 17 जून 2013 जून का महीना था वो, ऐसा नहीं था कि जुलाई अगस्त की बरसात हो। 16-17 जून को उस बारिश में जो इतनी बड़ी 35,000 वर्ग किलोमीटर पूरे उत्तराखंड का क्षेत्र प्रभावित हुआ था उस बारिश से, और कितने हजारों लोग मर गए थे। तो ऐसी कोई, भगवान न करे कोई ऐसी स्थिति पैदा हो, तो यात्रा को संभालो भाई, ये पूरी दुनिया में बदनामी का सबब बन जाएगी। चारधाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर 31 मई तक रोक लगाए जाने से उन श्रद्धालुओं के लिए भी मायूसी है, जो चारधाम यात्रा के लिए इस आशा के साथ निकले थे कि वो दर्शन कर पाएंगे। अब उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल तो खड़े होते ही हैं कि जो व्यवस्था यात्रा के बीच की जा रही है, जो नियम अब लागू किए जा रहे हैं, आखिर उसे यात्रा शुरू होने से पहले क्यों नहीं किया गया। बद्रीनाथ धाम पहुंची डीजीपी अभिनव कुमार ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने धाम में ड्यूटी दे रहे पुलिस कर्मियों के साथ मुलाकात कर उन्हें श्रद्धालुओं के साथ अच्छा व्यवहार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा अभिनव कुमार ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि वो यात्रा में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन के आने वाले यात्रियों को किसी भी सूरत में चार धाम में दर्शन के लिए नहीं भेजा जाएगा। देखिए, कल 20 मई को मैं दोपहर बाद आ गया था यहाँ बद्रीनाथ धाम रोड आया था केदारनाथ की तरफ से। तो रास्ते में एक तो कई जगह देखा हमें ट्रैफिक रोकने की ज़रूरत पड़ी थी, जो ऊपर ट्रैफिक जा रहा था, क्योंकि यहाँ बद्रीनाथ धाम में भी जो कैपेसिटी है लगभग
30 से 35 हज़ार यात्रियों की टोटल कैपेसिटी है और हम देख रहे हैं कि चूँकि यहाँ अभी निर्माण कार्य भी चल रहे हैं तो इसलिए वो कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई है और वाहनों की पार्किंग की भी समस्या है। तो उसको देखते हुए हमने पूरे रास्ते जो है ट्रैफिक प्लान लागू किया है, जगह जगह गाड़ियों को रोका जा रहा है। वहीं राजधानी देहरादून में मौजूद मलिन बस्तियों पर ध्वस्तीकरण की तलवार लटकी हुई है। ऐसे में उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद ने एनजीटी के फरमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि 22 मई को मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग और कांग्रेस नेता नगर निगम कूच करने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि वो प्रदेश सरकार से चाहते हैं कि मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों का नियमितीकरण किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्य की तमाम मलिन बस्तियों के खिलाफ अभियान शुरू किया, निशान लगाने शुरू किए, तोड़ने की कार्रवाई शुरू करी। हमने उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने हमारा समर्थन किया। उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद के आह्वान पर कांग्रेस ने राज्य में बहुत बड़ी एक रैली मुख्यमंत्री आवास कूच निकाली। उसमें हजारों की संख्या में मलिन बस्ती के लोग शामिल हुए। तब सरकार आनंद फानन में एक अध्यादेश ले आई और जो हाईकोर्ट का आदेश था उसको डाइल्यूट कर दिया। अब वो तलवार अभी तक लटक रही है। राजधानी देहरादून में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में वित्त मंत्री ने वित्त विभाग को 30 जून तक रिक्त पद भरने के साथ ही पदोन्नति पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बैठक में वित्त वर्ष 2023 से 24 की उपलब्धियों पर चर्चा करने के साथ नए कार्यों को लेकर मंथन हुआ। जो हमारे यहाँ तैनाती और पदोन्नति हुई है, मैंने उनसे कहा है कि हमारे यहाँ पे हर हालत में 30 जून तक, मैंने डेडलाइन दी है 30 जून तक, क्योंकि अभी आचार संहिता भी लगी है। ऐसे में हमारे सामने एक ये विषय भी है और आने वाला समय भी है। 30 जून तक हम लोग ये अपने विभागीय कार्रवाई कर लें, चाहे तैनाती का हो और चाहे उनके पदोन्नति का हो। नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्टिंग का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। अल्मोड़ा में सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने एक मंच पर आकर हाईकोर्ट की बेंच को ऋषिकेश शिफ्ट करने के फैसले का विरोध किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के गठन के दौरान ये साफ हुआ था कि गढ़वाल में राजधानी और कुमाऊं में हाईकोर्ट रहेगा। लोगों का कहना है कि कुमाऊं में हाईकोर्ट ही एकमात्र बड़ा संसाधन बचा हुआ है जिससे लोगों की आजीविका भी जुड़ी हुई है। बहुत गलत मामला है, वो बहुत गलत चीजें समाज के बीच में आ रही हैं और ये उत्तराखंड राज्य दो मंडलों को लेकर बना है, कुमाऊं मंडल गढ़वाल मंडल। और जो ये इस बीच ऐसा माहौल बन गया है कि हम कुमाऊं गढ़वाल वर्सेस बना दिया है इसको, और जबकि इसका कोई औचित्य नहीं था। एक छोटा सा राज्य है, 13 जिलों का राज्य है, उसमें एक बेंच आप ऋषिकेश बनाना चाह रहे हैं जो औचित्यपूर्ण नहीं है। ये पहले भी तय हुआ था जिस समय 2009 नवंबर 2000 को राजधानी बनी थी हमारी, तो उस वक्त ये कुमाऊं के हिस्से में हमारे हाईकोर्ट आई और अस्थायी राजधानी के रूप में देहरादून अस्थायी राजधानी बनी। तो उसी वक्त तब से आज तक लगातार चल आ रही है। ये बात सही थी कि नैनीताल में एक पर्यटक शहर है, वहाँ जो भी बात करी थे उनको महंगा बैठता था। तो ये बात आई कि गोलापार होनी चाहिए, गोलापार में वन भूमि का मसला आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम तो कह रहे हैं कि तलाश करें आप या हाईकोर्ट के लिए कौन सी चीज सुटेबल जगह है। उधर उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने देश हित में लिए गए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यों को याद किया और इस मौके पर महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि कांग्रेसियों ने संकल्प लिया है कि वो अपने नेता राजीव गांधी के दिखाए गए पथ पर चलेंगे। राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है और आज सभी कांग्रेस के लोगों ने, महानगर कांग्रेस कमेटी के लोगों ने, वरिष्ठ कांग्रेसियों ने, आज हम लोगों ने उनको याद किया और जो उनके दिखाए गए कार्य थे तो हमने संकल्प लिया कि उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलने का हम लोगों ने प्रण किया। आज हम लोगों ने शरबत भी बांटा और जैसे कि उन्होंने पंचायतों को मजबूत किया और जो देश में आज क्रांति है IT की, तो वो उन्हीं की देन है।
हल्द्वानी में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। जिला प्रशासन ने गौरा पड़ाव में एनएच निर्माण की जद में आ रहे 4 मकानों को ध्वस्त किया। इस दौरान लोगों ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन पुलिस के आगे लोगों की एक न चली। वहीं तहसीलदार ने बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले ही प्रभावितों को मुआवजा दिया जा चुका था और बावजूद इसके लोगों ने मकान खाली नहीं किया। बता दें कि लालकुआं हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अतिक्रमण था जिसको आज हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कुल मिला के 4 अतिक्रमण आज यहाँ से हटाए गए हैं। 2 आवासीय थे और 2 दुकानों के रूप में थे, तो टोटल 4 अतिक्रमण अभी हटाए जा रहे हैं। तो आगे भी है क्या और भी अतिक्रमण? अभी फिलहाल तो आज यही 4 करने हैं, उसके बाद जैसे जैसे चिन्हीकरण होता रहेगा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगे। खबर में बढ़ते हैं आगे। बता दें कि लोहाघाट नगर और रायकोट गांव में बोरिंग पंपिंग योजना का काम अधर में लटका होने की वजह से ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई सालों से गांव में पानी नहीं पहुंचा। उन्होंने बताया कि बरसों से चली आ रही इस समस्या को देखते हुए उन्होंने अब कोर्ट का सहारा लिया है। वहीं कोर्ट ने जल संस्थान को 1 महीने में पेयजल किल्लत दूर करने का आदेश दिया। पेयजल का ना ही उसमें कोई कनेक्शन मिला है ना ही कुछ, जबकि विभाग को आरटीआई लगाने के बाद उन्होंने जानकारी दी थी कि अक्टूबर 2021 तक रायकोट कुंवर के प्रत्येक घर को जो है कनेक्शन आगे पानी का वितरण किया जाएगा। लेकिन आज की डेट में कोई काम ठेकेदार और विभाग की मिलीभगत के कारण कोई काम चालू नहीं है। तो विभाग से हम चाहते हैं जल्द से जल्द ये काम हो और प्रत्येक घर को जो पानी की बहुत बड़ी समस्या है इससे निजात मिले। नरेंद्रनगर में भी ग्रामीण मीलों दूर का फासला तय कर पानी ढो रहे हैं। गर्मी के इस मौसम में पेयजल किल्लत से परेशान ग्रामीण जल संस्थान के रवैये पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में जगह जगह पाइपलाइन ध्वस्त है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी व्यवस्था सुधारने में लापरवाही बरत रहे हैं। बता दें कि तहसीलदार से मदद की गुहार लगाई गई है। यहाँ पर तहसीलदार साहब ने सभी शासन प्रशासन के लोग और जो जल संस्थान के लोगों उनसे वार्ता की है कि ये पानी की समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा और यदि इस पर समाधान ना किया गया तो पूरे गांव के लोग आंदोलन में जाने को बाध्य होंगे। ग्रामवासियों का जो कहना है कि 1982 की जो लाइन बनी है वो काफ़ी जगह क्षतिग्रस्त है, जिससे पानी की सप्लाई पूरी इनको प्रॉपर नहीं हो पा रही है। क्योंकि हमारा अभियंता यहाँ पर आ रखे हैं, तो बुलाया गया अभी, उनके द्वारा कहा गया कि मैं पानी आज शाम तक मैं व्यवस्था करवाता हूँ और बाकी शेष जो आपूर्ति होनी है उसके लिए टैंकर की भी व्यवस्था की जा रही है। उधम सिंह नगर की खटीमा पीलीभीत मोटर मार्ग के निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने बताया कि मोटर मार्ग खस्ताहाल आए दिन हादसे यहां पर होते रहते हैं। वहीं इस मामले में एसडीएम ने कहा कि संबंधित विभाग से बातचीत कर जल्द सड़क को दुरुस्त किया जाएगा। मुख्य चौराहे से लेके मजूरा तक की उत्तराखंड की जो सड़क है, इस सड़क पिछले कई महीनों से लगातार गड्ढों से युक्त हो चुकी है। लगातार इसमें लोग परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर आज हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से इसको ठीक कराने के लिए एक निवेदन पत्र दिया माननीय मुख्यमंत्री के नाम, और हमने पीडब्ल्यू में जब इसके लिए संपर्क किया तो उनका कहना है कि ये सड़क जो है एनएचआई को ट्रांसफ़र हो चुकी है और इसमें अब जो भी काम होगा इस भविष्य में तो वो एनएचआई द्वारा किया जाएगा। पीलीभीत का राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसकी कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं है, काफ़ी उसमें गड्ढे हो गए हैं और क्योंकि मानसून काल नज़दीकी है तो उसमें एक्सीडेंट होने की भी संभावना है। लिहाजा वहाँ के खटीमा के निवासी मेरे पास आए थे और उनकी मांग थी कि इस सड़क को जल्द से जल्द बारिश होने से पहले ठीक कर लिया जाए ताकि दुर्घटनाओं से इसका बचाव किया जा सके। अभी मेरे जैसे जानकारी मेरे को प्राप्त हुई है कि पहले ये रोड पीडब्ल्यू के पास थी, लेकिन उनके द्वारा इसको एनएच को संदिग्ध कर दी गई है। तो संबंधित विभाग से मैं अपेक्षा करूंगा और चाहूँगा कि ये जल्दी से इस सड़क का पुनर्निर्माण करें। चंपावत में मौजूद प्रसिद्ध रीठा साहिब में 3 दिवसीय जोड़ मेला शुरू हो चुका है। बता दें कि मेले में दूर दराज से यहां संगत पहुंच रही है। वहीं डीएम ने बताया कि श्रद्धालुओं को मेले में सभी सुविधा देने के साथ साथ रीठा साहिब के विकास के लिए मास्टर प्लान पर कार्यों की जानकारी संगत दी जा रही है। वहीं एसपी अजय गणपति ने कहा कि तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेला क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। आज जो है ये 3 दिवसीय जो हमारा जोड़ मेला होता है इसका आज हमने उद्घाटन किया गया है। अधिकांश व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ की हमारी जो द्वारा प्रबंधन समिति द्वारा की गई है और जो सुरक्षा व्यवस्था और जो शांति व्यवस्था की वजह से और जो यातायात व्यवस्था में जो कुछ सुगमता आ सके इस हेतु यहाँ पे जिला प्रशासन की ओर से सहयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक ऑल्टरनेट पार्किंग का निर्माण किया गया है, एक कच्चा स्थायी बंदा बनाया गया है ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा हो सके। इसी प्रकार हमारी चंपावत पुलिस की ओर से
कई जगह पे चेकिंग बैरियर्स भी लगाए गए हैं और हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं मेडिकल कैंप वो सब लोग इस समय सतर्क हैं। दिनेशपुर के सुंदरपुर गांव में उत्तराखंड टारगेट बॉल एसोसिएशन ने नेशनल प्रतियोगिता के लिए टीम का चयन किया। कार्यक्रम के आयोजक ने बताया कि चुने गए खिलाड़ी 1 जून से होने वाली 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगे। खेल का हुनर सीखने के बाद ये खिलाड़ी राजस्थान के अलवर में आयोजित चैंपियनशिप में उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, टारगेट बॉल जो कि एक नया गेम है और एक इतना अच्छा एक मंच बच्चों के लिए है। बेसिकली इस गेम के थ्रू बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और उत्तराखंड द्वारा जो अभी आज जो ट्रायल का विषय है, जो ट्रायल आज लिया जा रहा है, जिसमें विभिन्न जिलों से आए हुए खिलाड़ी आए हैं और जिसमें आज उनका चयन होगा और वो उत्तराखंड को आने वाले जो नेक्स्ट मंथ है उसमें जो चैंपियनशिप है जो कि 12 जून से 15 जून तक जो राजस्थान में अलवर में आयोजित होने वाली है, तो एक बहुत बड़ा अच्छा कदम, सराहनीय कार्य किया गया। उधर रुड़की में खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने ग्रामीणों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मसाला जीरा कोल्ड ड्रिंक की जांच की है। दरअसल यहां एक ग्रामीण ने गांव की नजदीकी दुकान से मसाला जीरा कोल्ड ड्रिंक खरीदा। उसने जब कोल्ड ड्रिंक को देखा तो उसमें कीड़े और थर्माकोल उसे नजर आया, जिसकी शिकायत उसने खाद्य आपूर्ति विभाग से की। बता दें कि जांच टीम ने चेन टू चेन बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचकर मसाला जीरा की बोतल के सैंपल लिए हैं। कल आप ही लोगों के थ्रू और सब लोगों के थ्रू, पब्लिक के थ्रू पता चला एक ही सोशल मीडिया में एक न्यूज़ चल रही जिसमें एक मसाला जीरा प्रोडक्ट है, उसमें क्या कीड़े पाए गए और थर्मोकोल भी दिख रहा है इसमें पड़ा हुआ। तो आज मेरे द्वारा मौके पे जो कंप्लेनर थे मुस्तफ़ा जी के, उनके घर पे गए तो बोतल, एक सिंगल बोतल मिली जलजीरा की जो कि मसाला जीरा लिखा हुआ है। तो उसका निरीक्षण परीक्षण किया गया, पर निरीक्षण परीक्षण में ये पाया गया कि बोतल को उल्टा करने के बावजूद भी कहीं से कोल्ड ड्रिंक लीकेज तो हो नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर कीड़े और थर्मोकोल पाए जा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सतर्क सरकार, प्रदेश में चलाया जाएगा सत्यापन अभियान, बाहरी राज्यों से आए लोगों की होगी गिनती। चारधाम यात्रा में जरूरत के लिहाज से नियमों में हुआ बदलाव, केदारनाथ धाम के गर्भगृह में मिला हर भक्त को दर्शन का मौका, धामों में भीड़ के दबाव को कम करने की कोशिश। बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे डीजीपी, पुलिस कर्मियों को दिए तीर्थयात्रियों से अच्छा व्यवहार करने के निर्देश, श्रद्धालुओं से की सहयोग करने की अपील। और देहरादून की मलिन बस्तियों पर लटकी ध्वस्तीकरण की तलवार, 22 मई को होगा हल्ला बोल, कांग्रेस के समर्थन में नगर निगम कूच करेंगे मलिन बस्ती में रह रहे परिवार।